गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम जिस चैप्टर के बारे में बात करेंगे वो है 10वीं कक्षा का चैप्टर नंबर 3। चैप्टर नंबर 3 जिसका नाम है आनुवंशिकी। इसका नाम है आनुवंशिकी। तो सबसे पहले हम इस बारे में बात करेंगे कि आनुवंशिकी होती क्या है। क्या होती है? आनुवंशिकी होती क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि आनुवंशिकी क्या होती है। देखो, हम इसका अध्ययन करेंगे विज्ञान के अंदर। तो ये आनुवंशिकी जो होती है इसमें क्या होता है, ये सजीव है। इन जो सजीवों के जो लक्षण होते हैं, सजीव के लक्षण की आनुवंशिकी, सजीवों के लक्षण की आनुवंशिकी प्लस विभिन्नता। तो विज्ञान की जिस भी शाखा के अंदर, जिस भी ब्रांच के अंदर हम सजीवों के लक्षण की आनुवंशिकी और विभिन्नताओं का अध्ययन करते हैं वह आनुवंशिकी कहलाती है। क्या होती है आनुवंशिकी? कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकी व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है, आनुवंशिकी कहलाती है। आई बात समझ में? आनुवंशिकी क्या होती है कि सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकी एवं विभिन्नताओं का अध्ययन जिस भी शाखा के अंदर किया जाता है वह आनुवंशिकी कहलाती है। तो क्या देखेंगे हम इसमें कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकी व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी कहलाती है। ठीक है, आए बात समझ में? अब इसके बाद में हम बात करेंगे कि इस आनुवंशिकी का जनक कौन है, या पिता कौन है। यार उससे पहले एक और बात डिस्कशन कर ले कि आनुवंशिकी जो होती है उसको अंग्रेजी में यानी इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स। आनुवंशिकी को इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग जिस वैज्ञानिक ने किया था उस वैज्ञानिक का नाम है बेटसन। तो जेनेटिक्स शब्द, आनुवंशिकी को इंग्लिश में जेनेटिक्स बोलते हैं, जो कि जीन से बना हुआ है। जीन आपके थोड़ी देर बाद में आएगा, उसमें आपको बता दूंगा जीन क्या होता है क्या नहीं होता है। तो जेनेटिक्स शब्द का सबसे पहले प्रयोग जो किया था बेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। अब अगर बात आए कि आनुवंशिकी का पिता कौन है, इसका जनक कौन है, तो मैं आपको बता दूं जनक, आनुवंशिकी का जनक जो है ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। ग्रेगर जॉन मेंडल, आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जॉन मेंडल को माना जाता है। ठीक है, अब बात करें कि इस ग्रेगर जॉन मेंडल का जन्म कब हुआ था। तो इस मेंडल का जो जन्म हुआ था वो हुआ था 22 जुलाई 1822 में। तो बात करते हैं सबसे पहले कि आनुवंशिकी क्या होती है। तो आनुवंशिकी मैंने आपको बताया था कि सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकी, मतलब आनुवंशिकी व प्लस विभिन्नता होगा। सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकी प्लस विभिन्नताओं का अध्ययन जिस भी विज्ञान की शाखा के अंदर किया जाता है उसे हम आनुवंशिकी कहते हैं। तो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत या जिसके अंदर सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकी व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी कहलाती है। आनुवंशिकी को इंग्लिश में बोलते हैं जेनेटिक्स, जिसका उपयोग सबसे पहले बेटसन ने किया था।
किसने किया था? बेटसन ने किया था। उसके बाद में बात करें कि आनुवंशिकी का जनक, बेटसन इसका जनक नहीं है, ओनली बेटसन ने तो इसका सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था, जेनेटिक्स का। उसके बाद हम बात करें कि आनुवंशिकी का जनक कौन है, तो आनुवंशिकी का जो जनक है वो है आपके ग्रेगर जोहन मेंडल। कौन है? ग्रेगर जोहन मेंडल। बहुत सी जगह ग्रेगर भी होता है, लेकिन ग्रेगर जोहन मेंडल जो कि आनुवंशिकी का जनक है। उसके बाद में हम बात करें कि इस मेंडल का जन्म कब हुआ था, तो इस मेंडल का जो जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 में हुआ था। अब बात करें कि ये मेंडल का कार्य क्या था, भाई क्या काम करते थे ये मेंडल, तो इस इनका जो कार्य था वो था एक शहर था ब्रून शहर के चर्च में, चर्च आप जानते हो, मंदिर मस्जिद का चर्च होता है, ब्रून शहर के चर्च में एक पादरी व प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करना। समझ में आ रहा है सब? तो कार्य क्या था मेंडल का कि ब्रून शहर के चर्च में पादरी व प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करना, इन मेंडल का कार्य था। सबसे पहले हमने बात करी आनुवंशिकी के बारे में, तो आनुवंशिकी विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकी व प्लस मतलब आनुवंशिकी का और विभिन्नताओं का दोनों को जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है उसको हम आनुवंशिकी कहते हैं। क्या कहेंगे हम कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकी और विभिन्नताओं इन दोनों का ही अध्ययन किया जाता है, उसे आनुवंशिकी कहते हैं। अर्थात कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकी व विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी कहलाती है। आनुवंशिकी को अंग्रेजी में जेनेटिक्स बोलते हैं। इस जेनेटिक्स का सबसे पहले, इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेटसन ने किया था। कब किया था इसको? 1905 में किया था। अगर आपको डेट भी याद रखनी हो तो लिख सकते हो यहाँ पे 1905। तो जेनेटिक्स शब्द का प्रयोग सबसे पहले बेटसन ने किया था 1905 में। उसके बाद में बात करें कि आनुवंशिकी का जनक कौन है, किसको माना जाता है, तो आनुवंशिकी का जनक माना जाता है ग्रेगर जोहन मेंडल को। किसको माना जाता है? ग्रेगर जोहन मेंडल को। उसके बाद हम बात करें कि ग्रेगर जोहन मेंडल का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 22 जुलाई 1822 में। 22 जुलाई 1822 में इनका जन्म हुआ था। और इनका कार्य क्या था, मेंडल क्या काम करते थे, तो ये ब्रून शहर के चर्च में पादरी का वह प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करते थे। क्या काम करते थे कि ब्रून शहर के चर्च में पादरी थे और साथ ही प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन भी करते थे। तो ब्रून शहर के चर्च में पादरी व प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करना इनका कार्य था मेंडल का। ठीक है, आई समझ में आ गया? तो ये हो गई इसके बारे में थोड़ी सी बात आनुवंशिकी के बारे में। अब अगर हम आगे बात करें तो आगे हम बात करेंगे आगे एक बात आती है वंशागति। वंशागति आनुवंशिकी आपको समझ में आ गया? आनुवंशिकी क्या है? आनुवंशिकी विज्ञान की भाषा का जिसमें सजीवों के लक्षणों की आनुवंशिकी और विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है आनुवंशिकी कहलाती है। आनुवंशिकी का कोई इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं, जिसका सबसे पहले प्रयोग बेटसन नामक वैज्ञानिक ने किया था। उसके बाद आनुवंशिकी का जनक ग्रेगर जोहन मेंडल को माना गया है। उसके बाद मेंडल का जन्म 22 जुलाई 1822 में हुआ था और इनका कार्य क्या था कि ब्रून शहर के चर्च में पादरी व प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करना। अब बात आती है वंशागति की। तो वंशागति क्या होती है आपको मैं बता दूं। पता लग रहा है गति का मतलब गमन करना, वंश का मतलब वंश से। तो जो भी लक्षण होते हैं एक वंश से दूसरे वंश में गति करते हैं, जैसे वंश से गति करना, वंश से गति का मतलब वंश प्लस गति हो गया। तो वंश से गति करता है, जैसे अभी मान लो किसी का पिता है, पिता का वंश उसका बेटा होगा। तो इस पिता के जो भी लक्षण है वो बेटे के अंदर ट्रांसफर होना, यानी कि
पिता के लक्षणों का बेटे में आना ही वंशागति कहलाता है। किसे कहते हैं वंशागति? पैतृक लक्षणों, पैतृक या पिता, पैतृक लक्षणों का संतति पीढ़ी, संतति मतलब इसकी संतान, इस पिता की संतान कौन होगा? इसका बेटा होगा। तो पैतृक लक्षणों का संतति पीढ़ी में आना वंशागति कहलाती है। पैतृक लक्षणों का संतति पीढ़ी में आना वंशागति कहलाती है। जैसे कि मान लो किसी का पिता है, उसकी आंखें भूरी है, वो उसके आनुवंशिक बीमारी है, यानी कि वो शुरू से ही उसकी आंखें भूरी है, इसको अपनी लैंग्वेज में मांद्रा बोलते हैं। यदि किसी के पिता की आंखें भूरी है तो उसके जो बेटा होगा उसकी आंखों का भी भूरा होना, इसे कहते हैं वंशागति। तो पिता के लक्षण थे आंखों का भूरा होना, तो उसके बेटे में भी सेम वही लक्षण आ गए, उसके बेटे की भी आंखें भूरी है। तो पिता के लक्षणों का बेटे में आना वंशागति कहलाती है। वंशागति को इंग्लिश में बोलते हैं हेरेडिटी, हेरेडिटी। अब इस हेरेडिटी का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? आपको पता है कि जेनेटिक्स का आनुवंशिक को जेनेटिक्स बोलते हैं, जिसका प्रयोग सबसे पहले बेटसन ने किया था। लेकिन अगर हम बात करें वंशागति की, तो वंशागति को इंग्लिश में बोलते हैं हेरेडिटी, और हेरेडिटी की सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किया था, वो कहता स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने। ये नाम तो आपको याद रखना होगा, मतलब नाम तो आप याद रख सकते हो, स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने, वहां पे बेटसन नामक वैज्ञानिक ने, और आनुवंशिक का जनक कौन था? ग्रेगर जॉन मेंडल। नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो वंशागति क्या होती है कि पैतृक लक्षणों का संतति पीढ़ी में पहुंचना, यानी पिता के जो लक्षण होते हैं वो सेम अपने बेटे में आना वंशागति कहलाती है। वंशागति को इंग्लिश में हेरेडिटी बोलते हैं, जिसका प्रयोग सबसे पहले स्पेंसर नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? आगे समझ में? गुड। क्या होती है वंशागति? कि पैतृक लक्षणों का संतति पीढ़ी में पहुंचना ही वंशागति कहलाता है। आप नोट्स भी बना सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, कुछ भी, ठीक है। उसके बाद में हम बात करें कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पादप का चयन किया था। यह बात आती है मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पादप का, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पादप का चयन किया। इससे पहले एक बात और पढ़ लेते हैं हम कि मेंडल का जो शोध कार्य था, शोध कार्य का मतलब आप समझते हो, शोध का मतलब होता है रिसर्च करना, सर्च करना, डिस्कवर। अब इसको मतलब किसी भी चीज, मेंडल ने जो अपना कार्य किया था शोध का, रिसर्च करने का कार्य, वो किया था इसने शुरू 1856 से 1864, 1856 से 1864। इसने कंटिन्यू कार्य 8 वर्ष तक किया था। किसी की किताब में 63 दे रखा है, किसी की में 65 दे रखा है, लेकिन जो फिक्स जो है इसकी वो करा था इसने 1856 से 1864 तक शोध कार्य। मेंडल ने शोध मतलब रिसर्च का कार्य का, आगे क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में कि मेंडल ने शोध कार्य, शोध का मतलब रिसर्च कार्य कब किया था? तो 1856 से 1864 तक, यानी 8 वर्ष के अवधि काल में इन्होंने शोध कार्य किया था। और ये कार्य इन्होंने किस पादप पर किया? तो इन्होंने ये जो कार्य किया था वो किया था उद्यान मटर पर। हम यहाँ पर ओनली मटर नहीं बोल सकते, उद्यान मटर बोलेंगे। अगर मटर बोल देंगे ओनली तो वो गलत हो सकता है आपका, तो इसको बोलते हैं उद्यान मटर। किस पादप पर किया था मेंडल ने अपना कार्य? उद्यान मटर पर, जिसका कि वानस्पतिक नाम होता है पाइसम सटाइवम। इसका वानस्पतिक नाम होता है
पायसम सटाइवम। अब पायसम सटाइवम मटर का नाम भी वही होता है, लेकिन उद्यान मटर, उद्यान का मतलब होता है बगीचे का मटर। मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए बगीचे वाले मटर को लिया था, यानी उद्यान मटर को मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए चुना था। अब मेंडल ने उद्यान मटर को चुना था, क्यों चुना था? इसके भी तो कुछ कारण होंगे ना। तो मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पादप को चुना था? उद्यान मटर को चुना था। और क्यों चुना था, यह भी आ सकता है क्वेश्चन कि मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए उद्यान मटर को क्यों चुना था। तो क्यों चुना था, इसके कुछ कारण थे। इसका पहला कारण था कि यह जो पादप था मटर का, उद्यान मटर का, एक वर्षीय पादप था। मेंडल का जो मतलब मटर का जो पौधा था एक वर्षीय था। दूसरा था इसका कारण, स्वपरागित पादप था। स्वपरागित पादप था, एक वर्षीय पादप था, स्वपरागित पादप था। नंबर 3, इसमें इस पादप के अंदर द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। इस पादप के अंदर द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। 3 कारण हो गया। कौन कौन से? एक वर्षीय पादप, स्वपरागित पादप, एक वर्षीय था पादप, स्वपरागित पादप था। तीसरा कारण था कि द्विलिंगी पुष्प को पाया जाना। चौथा कारण था कि यह आसानी से उग जाता था, आसानी से उगने वाला। ठीक है, पहला कौन सा? एक वर्षीय पादप था, दूसरा स्वपरागित पादप था, तीसरा द्विलिंगी पुष्पों का पाया जाना। इस पादप के अंदर जो पुष्प पाए जाते हैं वह द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब होता है इसमें नर और मादा दोनों उपस्थित होते हैं इस पुष्प के अंदर। ठीक है, और चौथा कारण था कि आसानी से उगने वाला पादप था। और 5वां कारण था इसका, वो ये था कि इसमें स्वपरागण व परपरागण, स्वपरागण व परपरागण आसानी से कराया जाता था। स्वपरागण व परपरागण आसानी से कराया जा सकता है इस पादप के अंदर। अब बात करें कि स्वपरागण क्या होता है और परपरागण क्या होता है। ठीक है, तो स्वपरागण वो होता है कि इसके अंदर जो पुष्प थे द्विलिंगी पुष्प थे। कौन से पुष्प थे? द्विलिंगी। द्विलिंगी का मतलब होता है ये